नमस्कार। हमारे साथ प्रभात खबर के साथ मौजूद हैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि थायराइड की बीमारी क्यों होती है, थायराइड किन वजह से होता है, इसका निदान क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, क्या क्या दवाएं हैं, क्या रिसर्च हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि थायराइड की बीमारी क्यों और कैसे होती है। धन्यवाद। पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा अदा करूंगा मुझे बुलाने के लिए और इस बात पे डिस्कशन करने के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल। पहला, थायराइड क्यों होता है और कैसे होता है। तो हम पहला नंबर जो सवाल है, थायराइड क्यों होता है। थायराइड होने के बहुत सारे कारण हैं। एक जो सबसे कॉमनेस्ट होता है, अगर जो हम 100 पेशेंट की बात करें, स्पेशली मैंने उसमें अगर 50 या 60 महिलाएं, उन्हें जो थायराइड होता है उसे ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब ये फैमिलियल होता है। ये बेसिकली एक तरह का बॉडी को थायराइड से एलर्जी हो जाती है और इसमें कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, एंटी टीजी एंटीबॉडी, जो पॉजिटिव आता है। ये एंटी टीपीओ या एंटी टीजी बॉडी जाके थायराइड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो होता है टिपिकल फेमिलियल होता है। अनुवांशिक तो ठीक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फैमिली क्लस्टरिंग होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर माँ को है तो उसके फीमेल रिलेटिव्स को, जैसे उसकी बेटी, बहन, सबको होगा। तो ये मल्टीपल जनरेशन्स, माँ से जितनी फीमेल मेंबर्स होती है, बहन को, बेटी को, सबको इफेक्ट करता है। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो होता है। दूसरा जो कारण जो आजकल कम देखा जाता है वो आयोडीन की कमी है। ये पहले बहुत कॉमन था, स्पेशली गंगा के तराई या पहाड़ का जो हिमालय का तराई एरिया था। टिपिकल लोगों को घेंगा होता था और डाइट में आयोडीन नहीं होने के कारण थायराइड की डिसऑर्डर होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कंप्लीट सॉल्ट का आयोडनाइजेशन शुरू किया है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सॉल्ट में आयोडीन लेते रहें। ये अचानक बीच में काफी पॉपुलर हो गया था, कुछ लोग नेट पे पढ़ रहे थे कि सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट यूज करे, बिना आयोडीन का सॉल्ट यूज करे। थायराइड का पेशेंट बिना आयोडीन का सॉल्ट यूज करे, जो बहुत ही गलत है। थायराइड के पेशेंट के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। वो जो था वो बेसिकली डीआयोडीनेटेड, जो सूखने वाले थायराइड के पेशेंट होते हैं या जो हाइपर थायराइड होते हैं, उसमें सेंधा नमक होते हैं। जो नॉर्मल हाइपोथायराइड होते हैं, जो थायरॉक्सिन या एल्ट्रॉक्सिन की दवाई खाते हैं, उन लोगों को आयोडीन युक्त नमक ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को थायराइड का कुछ इन्फेक्शन होता है जिसको थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसके बाद थायराइड ठीक से काम नहीं करता। स्पेशली कोविड में ये काफी कॉमनली देखने को मिला है। कोविड एसोसिएटेड थायराइडाइटिस बहुत कॉमन था। कुछ लोगों का थायराइड को ऑपरेशन के कारण दिक्कत आती है। कुछ लोगों को कंप्लीट एक दिक्कत आती है जिसमें ये थायराइड सूख जाता है। तो अलग अलग कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है वो तो मैंने बता दिया। सेकंड जो पार्ट है, कैसे पता चलता है कि थायराइड होता है। थायराइड एक ऐसा बीमारी है जिसके लिए शक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पता चलेगा तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो इसमें जनरली देखा जाता है आदमी सुस्त होते चला जाता है, चेहरा, हाथ पैर पूरा फूल जाता है, वजन बढ़ने लगता है, पैर हाथ में सूजन आने लगती है, कंप्लीट वेट गेन होने लगता है, एक तरह से सुस्ती आ जाती है, किसी को कुछ करने का मन नहीं करता। हार्ट रेट स्लो होने लगता है, बीपी यूजुअली थोड़ा बढ़ने का शिकायत आता है। तो ये सब हाइपोथायराइड के लक्षण है। यूजुअली इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी माँ को थायराइड, स्पेशली फीमेल, थायराइड यूजुअली फीमेल में ज्यादा होता है। मेल इज टू मेल, फीमेल हम लोग बोले तो 9 लड़की पर एक लड़के को होता है, 9:1। तो अगर कोई लड़की है जिसको पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, जिसका वेट काफी गेन हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है उसके, किसी दादी, नानी, मम्मी, मौसी, फुआ, किसी को भी अगर थायराइड है, सिंपल टीएसएच का जांच है वो जरूर करवा लेना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सस्पिशन काफी हाई होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है। ये बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है, जब तक बॉडी में काफी दिक्कत आने लगती है। दूसरी एक बात यह भी है कि थायराइड होने के बाद से शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। हमारे जो और भी जो मल्टी ऑर्गन्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। थायराइड एक जो टिपिकल है, थायराइड हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। जैसे आप एक कार चला रहे हैं, कार का एक्सीलरेटर है,
एक्सीलेटर अगर स्लो हो जाता है तो पूरा कार सुस्त पड़ जाता है, कार में स्पीड ही नहीं रहती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे बॉडी का एक्सीलेटेड थायराइड है और थायराइड हार्मोन है। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है तो ये पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, एक तरह से पूरा बॉडी सुस्त हो जाता है। जो आपका दिमाग है वो मंदबुद्धि हो जाता है, धीरे धीरे काम कम करने लगता है। आंख में सूजन, आंख में जो फाइब्रस टिश्यू है वो डिपॉजिट होती है, पूरा चेहरा फूल जाता है, हार्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपका हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, हार्ट फैलने की बीमारी भी आती है। साथ में हार्ट में फैट का डिपोजिशन भी काफी कॉमनली होता है। तो ये सारा कुछ होता ही है। हाथ पैर में सूजन आती है, पेट सुस्त हो जाता है। तो क्या होता है, कब्जियत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बेसिकली एक तरह से पूरे मेटाबॉलिज्म का स्लो डाउन होता है। जो सबसे आसान उपाय है कि हमें दवाई लेके टीएसएच को नॉर्मलाइज करना है। जो आप बाहर से दवाई देंगे वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिस्टोर करता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो वापस आती है। तो इसीलिए थायराइड का दवाई लेने में आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि दवाई हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, शुरू करे नहीं करे। बहुत लोग नहीं शुरू करना चाहते हैं कि आदत पड़ जाएगी। दिक्कत ये होता है कि अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन नहीं है तो ये पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। ऐसे होल मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है वो थायराइड का है, तो वो पूरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन हो जाएगा। तो सर एक चीज ये है कि आपने कहा कि ये महिलाओं में ज्यादा होता है, लेकिन ये पुरुषों में होने का वजह क्या है? मतलब क्यों ऐसा है आजकल? ये ट्रेंड बढ़ गया है। दो तीन कारण है। एक मतलब प्रिडोमिनेटली आज के डेट में भी पुरुषों में भी काफी कॉमन है, लेकिन अभी भी महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। पुरुषों में तभी देखा जाता है जब मल्टीपल फैमिली मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब आप देखिएगा कि घर की सारी महिलाएं अफेक्टेड है, अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे बच्चों को हो जाएगा जनरली। अगर माँ है तो एक दो बच्चों को होगा, अगर उसके फादर को है तो सबको होगा। तो एक थायराइड ज्यादा पता चलने का कारण ये भी है कि आजकल थायराइड की टेस्टिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। आज से अगर हम 10 साल पहले बोले तो ये एक महंगी जांच थी, किसी को शक नहीं था, कोई बहुत रेयरली ही कराता था। आजकल काफी सारे पैकेजेस अवेलेबल है, लोग खुद ब खुद कराते हैं, जो काफी लोगों का बढ़ा हुआ जाता है। तो एक इसको हम लोग इंसिडेंटलोमा कहते हैं कि आप पॉपुलेशन का प्रेवलेंस वही है लेकिन आप जांच बहुत ज्यादा करा रहे हैं, इसलिए सबको पता चलते जा रहा है। पहले इतने लोगों का पता ही नहीं चलता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जो हमेशा ही है कि थायराइड लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर, जैसे आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल काफी खराब हो चुका है, कंपेरेटिवली रेडिएशन एक्सपोजर काफी हाई है, सब कुछ फैक्टर्स है। लड़के लोगों का भी स्क्रीन काफी ज्यादा हो रहा है, तो पहले से डेफिनेटली लड़कों में ज्यादा पता चल रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा जांच भी नहीं होता था, आज के डेट में तो हर कोई जांच करा रहा है। आपको सारे पैकेजेस का इंटीग्रल पार्ट है, लोग 6 महीना साल भर में। और एक ये भी है कि बहुत सारे जांच जो होते हैं उसमें थोड़ा भी थायराइड बढ़ा हुआ आता है तो लोग उसको थायराइड डिक्लेयर करते हैं। टिपिकली जैसे थायराइड की जो जांच होती है टीएसएच कहते हैं उसे। तो टीएसएच 4.5 से 10 का जो एरिया है वो बॉर्डर लाइन है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है। उसमें दवाई नहीं स्टार्ट करते और उसको प्रॉपर थायराइड बोलते भी नहीं। लैब रेफरेंस वैल्यू में क्या होता है कि 5.5 6 पे भी लोग आजकल बोलते हैं कि मुझे थायराइड हो गया और दवाई शुरू हो जाती है। तो ये भी एक समझने की बात है कि जो सब क्लिनिकल है उसको लोग प्रॉपर थायराइड में गिनना शुरू कर दिए हैं आजकल, जो एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपका टीएसएच 8 9 7 भी है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो अप करते रहना है। तो जनरली क्या ट्रेंड है कि अगर किसी का आजकल लैब में 3 लिखा है, अगर किसी का 4 भी होता है तो वो लोग सोचते हैं कि थायराइड हो गया है, लेकिन वो बायोकेमिकल रेंज है, वो आपके बॉडी का रेंज नहीं है। तो बॉडी में इन जनरल अगर कोई लड़का है टीएसएच अगर 10 तक है तो वो वेट एंड वॉच करता है। अगर आपका 4.5 से 10 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर 6 6 महीने पे जांच कराते रहिए, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। सर और उसको आपने प्रॉपर थायराइड भी नहीं है, सब क्लिनिकल बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। सर आपने कहा कि रेडिएशंस एक बड़ा मामला है, तो एक मोबाइल जो एंड्रॉयड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बार बार ये सुनने में आता है कि रेडिएशन से थायराइड बढ़ रहा है। तो क्या कहीं इसका साइंटिफिक कोई एविडेंस है, या ऐसे ही ये चर्चाओं में है, या सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहा है? मतलब इसका दो पर्टिकुलर पार्ट है। फर्स्ट अगर हम रेडिएशन को कंसीडर करें तो अगर प्रॉपर जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर है, जैसे कि आपका कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, या नहीं तो जो लोग प्रॉपर अब एटॉमिक प्लांट में काम कर रहे हैं, या जो लोग कोई ऐसे लैब में काम कर रहे हैं, या कोई ऑर्थोपेडिशियन है जो सीआम में काम कर रहा है जहाँ रेडिएशन है, या कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, इसमें देखा जाता है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन जैसे है
तो ये उन लोगों का जो रेडिएशन होता है उससे डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड है कि आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो रहा है। और थायराइड के प्रेवलेंस काफी हाई है, इस तरह के पेशेंट्स को यूजुअली थायराइड हो जाता है, क्योंकि थायराइड का लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, वो गला के एकदम सामने है, आउटसाइड एक्सपोज्ड है, तो थोड़ा भी रेडिएशन होगा तो वो तुरंत उसको इफेक्ट करता है फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट, जो रेडिएशन जो कॉमनली आजकल यूज होता है मोबाइल से एसोसिएटेड, तो इसका जो माइक्रोवेव रेंज में है वो काफी लोअर साइड होता है। बहुत सारे स्मॉल स्टडीज आए हैं जो बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेटली थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो इस रेडिएशन के कारण इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं है जो 100% इस चीज को बता सके। लेकिन इस तरह से चार पांच बड़े बड़े स्टडीज है जो इस बात को बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर स्टडी अभी तक नहीं है। तो डेफिनेटली हाँ, इन जनरली रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमम करना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि ईयरफोन लगाइए, वायरलेस फोन हेडफोन यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। स्पीकर यूज करें ये सब ज्यादातर। हाँ, आजकल तो काफी पॉपुलर हो गया है। ये गर्भवती महिलाओं में भी अगर देखा जाता है कि थायराइड एक मतलब थोड़ा समस्या देता है, बच्चे को भी परेशानी करता है, तो कितना ये हो रहा है, और क्या लेट मैरिज और ये सब चीजों से भी इसका कुछ कोरिलेशन है क्या? थायराइड प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज के दिन में गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मैंडेटरी हो गया है कि जो फर्स्ट आपका विजिट है, जब आप पहली बार एक गर्भवती महिला कोई डॉक्टर के पास जा रही है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, एक टीएसएच का जांच जरूर किया जाता है। तो एक जो हम लोग को समझने का जरूरत है कि पहला जो 12 से 14 हफ्ता है, पहला जो इम्पोर्टेंट हफ्ता है बच्चों का, जो गर्भ में डेवलप करता है, उसका अपना थायराइड हैंड का ग्लैंड का कोई सिक्रीशन नहीं है, वो पूरा पूरी माँ के थायराइड के ऊपर डिपेंडेंट है। और बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो पूरा पूरी थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, माँ के थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो प्रेगनेंसी महिला, जो महिला प्रेग्नेंट हो रही है, उसको अपने लिए तो थायराइड हार्मोन बनाना ही पड़ता है, बच्चे के लिए भी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस करना पड़ता है, तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। कोई भी महिला अगर अपने लिए भी थायराइड ग्लैंड नहीं बना पा रही है, हार्मोन नहीं बना पा रही है, तो बच्चे के लिए कहाँ से बनाएगी। और ये जो टीएसएच लेवल है वो प्रेगनेंसी में और नीचे होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 4.5 के ऊपर थायराइड होता है, प्रेगनेंसी में वैल्यू घट के 2.5 माना जाता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी में 2.5 से ऊपर टीएसएच है तो आपको थायराइड की दवाई प्रेगनेंसी में खानी पड़ेगी। एक तरह से प्रेगनेंसी थायराइड का स्ट्रेस टेस्ट है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड नहीं हुआ तो आपको थायराइड नहीं होगा। नहीं हो। बेसिक एक जी ये होता है कि होना होता है तो प्रेगनेंसी में हो जाता है। जी। एक जो आप फैक्टर और बोल रहे हैं एज बढ़ने के साथ साथ, डेफिनेटली यस, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है थायराइड ग्लैंड थोड़ा कम काम करता है, जो टिपिकल पीक है वो 20-25 साल में आता है। तो हाँ, एज बढ़ने के साथ साथ आजकल और कॉमन होते जा रहा है, सारा डायबिटीज हो, थायराइड हो, सब कुछ प्रेगनेंसी में काफी कॉमन होते जा रहा है। और प्रेगनेंसी में इसीलिए मैंडेटरी है स्क्रीन करना, जो वैल्यूज भी काफी लो होता है, 2.5 जो है वो कट ऑफ रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर, अगर मानिए किसी को थायराइड हो गया, जैसे आपने बोला कि लेवल 10 से ऊपर रहता है, अगर उसके बावजूद भी जो लोग दवा नहीं खाते हैं कि बार बार खाना पड़ेगा, जीवन में जीवन भर चलेगा, तो ऐसे लोग जो दवा नहीं लेते हैं उनके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका थायराइड कितना ज्यादा है। किसी का अगर 11-12 हो तो धीरे धीरे अगर और बढ़ते चला गया, अगर मान लीजिए आपका थायराइड काफी ज्यादा हो गया और बॉडी को जितना जरूरत है वो नहीं बना पा रहा है, तो आपका पूरा बॉडी ही सुस्त पड़ जाएगा। आप सुस्त पड़ जाइएगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, सुस्ती बहुत ज्यादा रहेगा, मन करेगा बिस्तर पर सोए रहे, कोई भी कुछ करना का मन नहीं करेगा। तो ये एक फैक्टर हमेशा ही रहता है कि जो ब्रेन का एक्शन है वो धीरे धीरे मंद बुद्धि की तरफ आप जाते हैं, सुस्ती काफी ज्यादा होता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन भी थोड़ा कम होते जाता है। तो एक तरह से पूरा पूरी आप हाइबरनेशन में जाते हैं। जैसे भालू होता है कि 6 महीने काम करता है, 6 महीना सोता है, तो आप मतलब को एक तरह से सुस्ती हो जाए, आप कुछ काम नहीं कर पाइएगा, सुबह उठिएगा तो सुस्त मन होगा, पूरा दिन थोड़ा भी काम कीजिएगा तो जल्दी थक जाइएगा। तो ऐसे होल कुछ भी काम करना, नॉर्मल दिनचर्या बिताना, पहले के दिन में जैसे जो बोला जाता था कि आदमी का देह हाथ फूल गया है, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, जो सोचा जाता था उसमें मैक्सिमम जो फाइलेरिया बोल के, वेट फाइलेरिया बोल के जो चला देते थे,
वो तो बेसिकली थायराइड ही था। धीरे धीरे थायराइड का टेस्ट डेवलप किया और इसमें से मैक्सिमम पेशेंट ठीक होते चले गए। जी जी। ये थायराइड के इलाज में या दवाओं में क्या नया एडवांसमेंट है इसमें? थायराइड का एडवांसमेंट तो हम कम कहेंगे। थायराइड में बेसिकली हाँ, एक जो अच्छी पार्ट है कि हमारे पास एक थायराइड की गोली है जो पिछले 50 साल से ऑलमोस्ट सेम है। जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वो हम लोग बाहर से अवेलेबल है, काफी इकोनॉमिकल कॉस्ट पे है। आप वो मुंह से खा सकते हैं, उसके लिए इंजेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये काफी अच्छा पार्ट है। रिसेंट एडवांसेस में हाँ, पहले जैसे हम लोग लिवोथायरॉक्सिन खाते थे, LT4 जिसको कहते हैं। थायराइड हार्मोन और भी कुछ ग्लैंड बनाता है जिसको लियोथ्रायोनिन कहते हैं, LT3। तो वो अब कॉमनली मार्केट में अभी पिछले 6 महीने में लॉन्च हुआ है। अब मिलना शुरू हो गया है, T3 T4 कॉम्बिनेशन से मिलने लगा है। तो स्पेशली कुछ पेशेंट जिनको T4 मतलब लिवोथायरॉक्सिन खाने के बाद भी सिम्टम में सुधार नहीं हो पाता था, वो लोग अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस करते थे, उन्हें T3 के ट्रायल डोज पे डाला जा सकता है। देखा जा सकता है कि वो कैसा कर रहे हैं T3 पे। साथ में थायराइड के कुछ इंजेक्शन भी अवेलेबल हुए हैं। स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा सिक हैं, जो लोग कभी कभी थायराइड इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी बेहोश होने लगते हैं, तो उन लोगों के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सर, झारखंड का क्या सिनेरियो है? झारखंड में क्या स्थिति है? थायराइड के मरीजों की संख्या है? और अगेन, झारखंड एक स्टेट है जहाँ पे थायराइड का प्रेवलेंस काफी हाई है, क्योंकि हम लोग टिपिकली क्या है कि पहाड़ों और वादियों में है। समुद्र के किनारे थायराइड कम होता है, जो भी पहाड़ी एरिया होता है या तराई का एरिया होता है वहाँ थायराइड काफी हाई होता है, क्योंकि एक तो हम लोग मछली नहीं खा रहे हैं, सॉल्ट में आयोडीन कंटेंट काफी कम होता है। तो इन जनरल अलग से कोई प्रेवलेंस स्टडी तो नहीं है। बट थायराइड अगेन एक एरिया था, झारखंड एक एरिया जहाँ थायराइड का प्रेवलेंस, झारखंड छत्तीसगढ़ ये जो टिपिकल एरियाज है, थायराइड की प्रेवलेंस काफी है। तो डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे वर्ल्ड थायराइड डे है और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हमें जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिया। तो हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने बहुत बहुत प्रमुख जानकारियां दी हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, आपने प्रभात खबर के लिए समय दिया सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।